नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र के काव्य दोष को पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि व्याकरण हर परीक्षा में पूछी जाती है। हिंदी का जो व्याकरण है, हिंदी की कोई भी परीक्षा हो उसमें व्याकरण जरूर आता है। तो अगर जो आपका हिंदी विषय है और हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, किन विद्वानों के क्या कथन हैं, कौन कौन से काव्य दोष हैं, पूरे हम आज काव्य दोष के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछने का पैटर्न परीक्षक के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रश्न अगर जो आसान बनाएगा तो खाली उसके प्रकार पूछ लेगा और कुछ विद्वानों के कथन पूछ लेगा, लेकिन अगर जो प्रश्न कठिन बनाया तो वह कौन सा काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके भी कितने प्रकार के हैं, तो वह प्रश्न पूछ लेगा। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी व्याकरण काव्य दोष। काव्य दोष कहते किसे हैं? जो संस्कृत के आचार्यों ने कहा है उनके भी कथन पूछ लिए जाते हैं, संस्कृत में भी पूछ लिए जाते हैं और हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो हर एक जो विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है हिंदी में और संस्कृत में, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो पहला है अग्निपुराणकार। जो अग्निपुराण के लेखक हैं वे काव्य दोष के बारे में क्या कहते हैं? यह काव्य दोष की परिभाषा है। उद्वेग जन को दोष है। अग्निपुराणकार कहते हैं कि उद्वेग जन को दोष है, अर्थात काव्य में उद्योग उत्पन्न करने वालों को दोष कहते हैं, माने बाधा उत्पन्न करने वाले को दोष कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं। यह तो अग्निपुराणकार का कथन है। आगे है वामन। संस्कृत के आचार्य वामन का काव्य दोष के बारे में क्या कथन है? गुण विपर्यात मानो दोष है। संस्कृत का आपको पता होना चाहिए कि जो संस्कृत के आचार्य हैं, इस संस्कृत में भी पूछा जाता, तो आपको संस्कृत हिंदी दोनों याद करनी चाहिए। वामन कहते हैं गुण विपर्य आत्मनो दोष है, अर्थात गुण के विरोधी तत्वों को दोष कहते हैं। जो काव्य के गुण हैं उनके जो विरोधी तत्व हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। आप यह जो हिंदी में है, बार बार मैं ही कह रही हूँ कि हिंदी वाला भी याद होना चाहिए। कभी कभी जो संस्कृत के आचार्य हैं वह उनके जो परिभाषा उन लोगों ने दी है कि संस्कृत में जो परिभाषा दी है उसका हिंदी में पूछ लेते हैं, तो आपको संस्कृत हिंदी दोनों पता होनी चाहिए। ये तो हो गए अग्निपुराणकार और आचार्य वामन। अब आगे है विश्वनाथ जी का कथन। जो संस्कृत के आचार्य हैं विश्वनाथ है, उनका काव्य दोष के बारे में क्या कथन है? काव्य दोष पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। बड़े लेवल की परीक्षाओं में उसका पैटर्न थोड़ा बदल देता है, थोड़ा टफ कर देता है, और छोटी लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उसका पैटर्न लो कर देता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। व्याकरण हिंदी की हर परीक्षा में आती है। अगर जो आप पहली बार हिंदी की कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि व्याकरण जरूर आती है, लेकिन अगर जो आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 परीक्षा दे चुके हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या आता है। आगे है आचार्य विश्वनाथ के कथन कि विश्वनाथ ने काव्य दोष के बारे में क्या कहा है? दोषास्त अस्याप कर सका, दोषास्त अस्याप कर सका, अर्थात नीचे हिंदी दिया है, अर्थात जो काव्य की रमणीयता में अपकर्षक हों वही दोष हैं। काव्य माने जो कविता रमणीयता माने सुंदरता में, जो काव्य की सुंदरता में बाधक तत्व हों वह क्या है? वही काव्य दोष हैं। आगे है मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के बारे में क्या कहा है? उभयोपयोगिनः
स्यु शब्दाद्या तेन ते स्वापिस काव्य दोष है, माने काव्य दोष है। उभयो पैगिन स्यु शब्दाद्याता तेन ते स्वापिस, अर्थात जो काव्य की रस अनुभूति में बाधक हो, जिसके द्वारा किसी उक्ति के मुख्यार्थ को समझने में किसी प्रकार की रुकावट पड़ती हो, उसे ही दोष कहते हैं। वे दोष कहते जो किसी रस, कोई रस है उसको रस को प्रकट नहीं होने देते हैं, और या उसके दूसरा है जो अर्थ निकल रहा है कविता का, उसके जो मुख्य अर्थ है उसमें जो बाधक होते हैं वही काव्य दोष होते हैं। ये तो था विभिन्न आचार्यों का काव्य दोष के बारे में कथन। अब आगे कथन है काव्य दोष के भेद। काव्य दोष के भेद, काव्य दोष के 5 भेद माने गए हैं। अगर जो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य दोष मुख्य रूप से मूल सारे जो काव्य दोष हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। काव्य दोष, वाक्य दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष, छंद दोष और रस दोष, यह जो 5 प्रकार के काव्य दोष हैं। फिर आगे किंतु मुख्यतः 3 दोष ही माने जाते हैं। अगर जो पूछ लेगा कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 4, लेकिन मुख्य पूछेगा तो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो काव्य के दोष हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इन तीनों का क्रम से देखेंगे, एक एक इसकी व्याख्या देखेंगे। वो कौन से दोष हैं, शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं, वह कौन कौन से दोष हैं, जो शब्द दोष हैं, अर्थ दोष, रस दोष, सारे दोष हम देखेंगे। क्योंकि प्रश्न में जो पेपर बनता है, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, हर प्रकार के प्रश्न पूछता है। अब शब्द दोष किसे कहते हैं? शब्दों की रमणीयता में अपकर्षत्व हो। जहाँ शब्दों की रमणीयता में अपकर्षत्व हो वहाँ शब्द दोष होता है। माने जहाँ पर शब्दों के द्वारा जो काव्य की सुंदरता है उसमें बाधा हो, वहाँ शब्द दोष होता है। शब्दों के द्वारा जब शब्द उसकी सुंदरता में बाधकता उत्पन्न होती है तब उसे शब्द दोष कहते हैं। आगे है अब शब्द दोष के इसमें प्रकार दे रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जो पेपर टफ बनाया, जैसे अगर जो आप नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता, इन सब की परीक्षाएं देते हैं तो इसमें शब्दों के दोष जो पूछ लेगा, दोष दे देगा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए दे देगा च्युत संस्कृत दोष, यह काव्य के किस दोष का प्रकार है, तो उसमें दे देगा अर्थ दोष, शब्द दोष, ये सारे दे देगा। तो इसमें से पहचानना है। इसीलिए सबसे पहले आप ये देखो कि शब्द दोष कौन कौन से हैं, सारे याद करो, सारे दोष याद कर लो। फिर उसके अंदर का तो नहीं, लेकिन तो जितने भी दोष हैं उनकी जो हेडिंग है वह याद कर लो। जैसे शब्द दोष का पहला है दुह श्रवता श्रुति कटु। पहला है दुह श्रवता श्रुति कटु। श्रुति माने होना सुनने में। जब शब्द कठोर वर्णों से बने होते हैं, जहाँ शब्द कठोर वर्णों से बने होते हैं और सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, वहाँ दुह श्रवता दोष होता है। माने सुनने में आपको अच्छे नहीं लगते हैं, वहाँ पर शब्द दोष होता है। जहाँ जो शब्द सुनने में अच्छा नहीं होता है
वहाँ पर शब्द दोष, दुश्रवता या श्रुति कटु शब्द दोष होता है। इसका उदाहरण है बंकरहियत, डंकरहियत, असंकुलय। ऐसे सुनने में अजीब लग रहा है। सांच, चकित, भरोच, लय, विमोच, ये सब क्या है? यह जो उदाहरण है यह है श्रुति कटु या दुश्रवता दोष के अंतर्गत आएगा। आगे है च्युत संस्कृत दोष। दूसरा शब्द दोष के दूसरा प्रकार है च्युत संस्कृत दोष। इसका है जहाँ कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, च्युत संस्कृत दोष अक्सर पेपर में पूछता है। जहाँ कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो वहाँ पर च्युत संस्कृत दोष होता है। जहाँ शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध होंगे वहाँ पर जो आपके व्याकरण के जो नियम हैं, जहाँ जो शब्द होना चाहिए वो शब्द नहीं होंगे तो उसे च्युत संस्कृत दोष कहते हैं। आगे है, अब यहाँ पर उदाहरण दे रहा है। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे और उदाहरण भी याद करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा दोष क्या है। जैसे है रति की लावण्यता, सरस्वती की चातुर्यता, लक्ष्मी की कौटिल्यता, सीता का सतीत्वता जगत विख्यात है। तो यहाँ पर जो लावण्यता है, चातुर्यता है आदि का प्रयोग गलत हुआ है। वास्तव में लावण्य, चातुर्य, कौटिल्य और सतीत्व होना चाहिए। तो यह व्याकरण के नियमों के विरुद्ध है। जहाँ पर व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जो शब्द हों उसे च्युत संस्कृत दोष कहते हैं। अब आगे है अप्रयुक्त दोष। तीसरा है अप्रयुक्तत्व दोष। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो व्याकरण कोश आदि से तो ठीक हों परंतु बोलने में न आते हों, उनमें अप्रयुक्तत्व दोष होता। अप्रयुक्त माने जो हम प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे शब्दों का जो व्याकरण के नियमों के अनुसार तो सही हैं लेकिन तो हम उसे बोलने में प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे शब्दों को अप्रयुक्तत्व दोष कहते हैं। जैसे उदाहरण है उत्तरासापति, रे का अधिपति है। उत्तरासापति रे का अधिपति है। यहाँ उत्तरासापति उत्तर दिशा का स्वामी अर्थात कुबेर। कुबेर के लिए हम उत्तरासापति नहीं कहते हैं बल्कि कुबेर ही कहते हैं। और रे का अर्थ है संपत्ति। अग पर प्लवग बैठे हैं। तो अग माने वृक्ष होता है, प्लवग माने बंदर होता है, लेकिन यह कोई नहीं कहता है कि अग पर प्लवग बैठे हैं, यह नहीं कोई कहता है। सब लोग यही कहते हैं कि बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। आगे है ग्राम्यत्व शब्द दोष। ग्राम्यत्व शब्द दोष जहाँ सात्विक भाषा में गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाता है, माने ग्रामीण गांव के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं साहित्य की भाषा में, तो वहाँ पर ग्रामत्व शब्द दोष होता है। तो ग्रामत्व शब्द दोष नाम से ही पता चल जा रहा है, आसानी से आप शब्दों को भी पता कर सकते हैं और यह इसकी परिभाषा भी याद कर सकते। जहाँ मैंने गांव के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, गंवार लोगों के शब्द या गांव के शब्द आते हैं, उन्हें ग्रामत्व शब्द दोष कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, तुम निखबख गंवार हो। तो निखबख शब्द जो है, निखबख का अर्थ होता है बिल्कुल। और आगे इतनी अरबराई क्यों कर रहे हो। अरबराई का मतलब होता है शीघ्रता, जल्दबाजी। तो ये हो गया ग्राम्यत्व शब्द दोष। आगे है अश्लीलत्व शब्द दोष। जहाँ भाषा में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अश्लीलत्व शब्द दोष
आता है। आगे है अप्रतित्व शब्द दोष। अप्रतित्व शब्द दोष, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसका संबंध किसी विद्या विशेष से हो या फिर वह शब्द पारिभाषिक हो, वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। जो मने प्रतीत न हो, समझ में आसानी से न आए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ जिसका संबंध किसी विद्या विशेष से हो या फिर वह शब्द पारिभाषिक हो, तो वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। जैसे ईश ध्यान से सब निज आशय करके नष्ट हुए निष्पाप। ईश ध्यान से सब निज आशय करके नष्ट हुए निष्पाप। तो निष्पाप का मतलब होता है वासना। आगे है क्लिष्टत्व शब्द दोष। यह सब शब्द दोष अक्सर इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा, जब प्रश्न पूछेगा तो दे देगा क्लिष्टत्व शब्द, उसमें शब्द दे देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा शब्द दोष है, या पूछ लेगा किसमें क्लिष्टत्व शब्द दोष है। तो प्रश्न काव्य दोष से ऐसे बनते हैं। पहले हम थ्योरी इसकी करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद काव्य दोषों पर आधारित प्रश्नों को करवा देंगे, तो जिससे आपको आसानी हो समझने में। आगे है क्लिष्टत्व शब्द दोष, जहाँ किसी अर्थ को समझने में कठिनाई पड़े वहाँ क्लिष्टत्व शब्द दोष होता है। उदाहरण है यथा खगपति पतितीय पितुवधु जलतु वैन, हरिप्रिया पितृवारी प्रवाह प्रतिम वचः। हरिप्रिया कृष्ण प्रिया या लक्ष्मी, पितृ समुद्र, प्रतिम माने समान, वचः माने वचन। तो इन सब शब्दों को समझने में कठिनाई हो रही है। जहाँ पर शब्दों को और शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई हो, वहाँ पर क्लिष्टत्व शब्द दोष होता है। अब आगे है अर्थ दोष। आगे है जिस अर्थ की रमणीयता में अपकर्ष हो उसे अर्थ दोष कहते, माने जहाँ पर अर्थ को समझने में आपको कठिनाई हो, या अर्थ की रमणीयता माने होता है सुंदरता, जहाँ अर्थ की सुंदरता में बाधक जो शब्द हों वहाँ पर अर्थ दोष होता है। इसके मुख्य भेद निम्न हैं। प्रसिद्ध त्याग, जहाँ जब कोई ऐसी बात कही जाए जो लोक या शास्त्रों के विरुद्ध हो, वहाँ प्रसिद्ध त्याग अर्थ दोष होता है। प्रसिद्ध त्याग माने जब कोई बात लोक विरुद्ध हो या शास्त्रों के विरुद्ध कही जाए, तो वहाँ पर प्रसिद्ध त्याग अर्थ दोष होता है। जैसे उदाहरण है इत आवत चली जात युत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोले सी रही लगी उशासन साथ। यहाँ पर जो है यह रहीम का दोहा है। रहीम नायिका के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह नायिका अपने नायक के वियोग में इतनी कमज़ोर हो गई है कि जब वो सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो वह 6-7 हाथ आगे चली जाती है। उसे देख करके, उस नायिका को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे वह झूले में बैठी हो। तो यहाँ पर लोक विरुद्ध बातें कही गई हैं कि कोई इतना किसी के वियोग में इतना दुबला नहीं होगा कि वो सांस लेने पर 6-7 हाथ आगे जाए और छोड़ने पर 6-7 हाथ पीछे जाए। तो जहाँ पर प्रसिद्ध त्याग, जब कोई
बात किसी लोक या शास्त्र के विरुद्ध कही जाए तो वहाँ पर प्रसिद्ध त्याग अर्थ होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जानने की आपको ये है कि यह बिहारी का दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है और यह पेपर में कई बार पूछा हुआ है। तब यह दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा दोष है, कौन सा शब्द दोष है। तो इसीलिए यह वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि शब्द के जो दोष होते हैं, अर्थ दोष, जो माने वाक्य जो काव्य है, काव्य के जो दोष होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो आपका सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। यही दे देगा बिहारी का दोहा और पूछ लेगा इसमें कौन सा काव्य दोष है। तो प्रसिद्ध त्याग अर्थ दोष है। अब आगे है अर्थ का घसीटना या नियार्थता दोष। अर्थ दोष, अर्थ का घसीटना या नियार्थता अर्थ दोष, जहाँ रूढ़ि या प्रयोजन के बिना किसी लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ पर अर्थ घसीटना अर्थ दोष होता है या नियार्थता अर्थ दोष होता है। माने रूढ़ या प्रयोजन के बिना, बिना किसी प्रयोजन के लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किए जाने, आज वहाँ उसकी ज़रूरत ना हो तब भी उस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पर अर्थ का घसीटना होता है। जैसे थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद संवाहन करने को कहा। उदाहरण है, थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद संवाहन करने को कहा। यहाँ पर पद संवाहन शब्द में दोष है, इसी जगह पाँव दबाना कहना चाहिए था, इसलिए इसमें नियार्थता अर्थ दोष आ गया है। माने शब्दों को जो अर्थ है उसको घसीट कर ले जाना जबरदस्ती का। आगे है निहितार्थता अर्थ दोष। अक्सर पेपर में शब्द दोष ही पूछा जाता है, लेकिन पेपर एग्जामिनर का, परीक्षक का कोई भरोसा नहीं कि कौन सा दोष पूछ लेगा, तो आपके सारे दोष पता होने चाहिए। या अर्थ दोष ही पूछ ले, उसमें उदाहरण उसका दे दे तो पूछ ले इसमें कौन सा दोष है। तो अर्थ दोष का पहला है अर्थ, दूसरा है अर्थ का घसीटना, तीसरा है निहितार्थता अर्थात अर्थ का मर जाना, माने वहाँ पर अर्थ ना निकले, अर्थ का कोई वैल्यू ना रहे। किसी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करना निहित तथा दोष होता है। किसी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से निहितार्थता दोष होता है। किसी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ में, कोई प्रसिद्ध हो उसके अर्थ में प्रयोग करना, वहाँ पर अर्थ का मर जाना अर्थ दोष होता है। जैसे दीप धूप से अमोदित था, मंदिर का आंगन सारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी उदाहरण हैं आप इन उदाहरणों को ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता पेपर में यही उदाहरण दे दे और पूछ ले इसमें कौन सा दोष है। तो दीप धूप से आमोदित था, मंदिर का आंगन सारा। इसमें प्रसिद्ध अर्थ है, आमोदित का अर्थ जो है वह प्रसन्नता के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इसमें आमोदित शब्द का अर्थ है सुगंधित से प्रयोग हुआ। लेकिन अगर जो लोग प्रसिद्ध देख लें, वह शब्द प्रसिद्ध किस में है, खुशी के लिए प्रसिद्ध होता है, तो इसलिए इसमें यह निहित दोष है। आगे है व्याहृतत्व अर्थ दोष। किसी वस्तु का पहले अपकर्ष और उसके बाद फिर उत्कर्ष, इसके विपरीत अधिकार से अपकर्ष दिखाने पर दोष कौन सा, व्याहृतत्व दोष होता है। पहले उसका अपकर्ष दिखा दिया जाए फिर उसका उत्कर्ष दिखा दिए, माने एक दूसरे के उसके विपरीत उसका अर्थ दिखाया जाए तो वहाँ पर व्याहृतत्व अर्थ दोष होता है। पहले अपकर्ष या उत्कर्ष दिखाकर फिर इसके विपरीत अधिकार से
अपकर्ष दिखाने पर व्याहृतत्व दोष होता है। आगे है अपुष्टार्थत्व दोष। अपुष्टार्थत्व दोष, जहाँ किसी वस्तु के वर्णन में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जहाँ किसी वस्तु के वर्णन में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि जिनके निकाल देने पर भी इच्छित अर्थ की प्राप्ति में बाधा ना पड़े, वहाँ अपुष्टार्थत्व दोष होता है। माने अपुष्टार्थत्व दोष वहाँ होता है कि अतिरिक्त शब्द जैसे आ जाए, अगर जो उस शब्द को निकाल दो तब भी जो अर्थ निकलना है वह अर्थ निकले, तो वहाँ पर अपुष्टार्थत्व दोष होता है। माने वह पुष्टि नहीं कर रहा है जो शब्द है, माने अतिरिक्त शब्द हो। जैसे कण कण में यहाँ व्याप्त, कण कण में यहाँ व्याप्त दृग सुखकारी मंजुल मनोहर मूर्ति मंजुल मुरारी। यहाँ पर उदाहरण दे रहा है कि कण कण में है यहाँ व्याप्त दृग सुखकारी मंजु मनोहारी मूर्ति मंजुल मुरारी की। मंजु मनोहारी मूर्ति मंजुल मुरारी की। यहाँ पर यह मंजुल शब्द अनावश्यक है, क्योंकि इसका समानार्थी मंजू पहले ही प्रयुक्त हो चुका है। तो माने शब्द वह अतिरिक्त शब्द हो, अगर जो उसका अर्थ निकाल देने पर भी जो अर्थ निकले वह सही निकले, अर्थ में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, तब यहाँ पर अपुष्टार्थत्व दोष होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह उदाहरण। और इसके अलावा मैं और भी उदाहरण आपको बता दूंगी जब पेपर करवाऊंगी, जब इस पर आधारित प्रश्न करवाऊंगी। तो पहले आप इसके बारे में अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन से शब्द दोष हैं, कौन से वाक्य दोष हैं, कौन कौन से दोष हैं और वह किसमें क्या है, उसकी परिभाषा आप याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना ही पड़ेगा। अगर जो ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, अगर खाली पेपर सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। हमें अच्छी तैयारी के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें उसके प्रैक्टिस सेट भी हल करने हैं, और जो परिभाषाएं हैं, जो व्याकरण है उसे रटना भी है। व्याकरण क्या, हिंदी साहित्य में किसी भी पेपर में चीज़ें रटनी पड़ती हैं, तो हिंदी साहित्य में रटना पड़ेगा। पहले आप काव्य दोष, सारे काव्य दोष याद करो कौन कौन से हैं, उसके बाद इनकी परिभाषा ये पढ़ो, ताकि पेपर में जब आए प्रश्न तो तुरंत पता चल जाए कि कौन सा है। व्याकरण हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें व्याकरण इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यह है अपुष्टार्थ अर्थ दोष। आगे है पतत प्रकर्ष दोष, शब्द अर्थ दोष। पतत प्रकर्ष अर्थ दोष, जहाँ विषय के क्रमागत उत्कर्ष को कोई हेय उक्ति कहकर नष्ट कर दी जाए, वहाँ पर पतत प्रकर्ष दोष होता है। जहाँ विषय के क्रमागत, क्रम के अनुसार अगर जो चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसकी हेय माने उसका निरादर करके उस युक्ति कहकर नष्ट कर दिया जाए, तो वहाँ पर पतत प्रकर्ष दोष होता है। ये माने होता है उसे तुच्छ माने छोटा कह दिया जाए। कोई क्रम के अनुसार आ रहा है, फिर उसे छोटा कर दिया जाए, उसके अर्थ को, उस युक्ति को नष्ट कर दिया जाए कहकर, तो वहाँ पर पतत प्रकर्ष दोष होता है। आगे हम पढ़ेंगे, अब तो शब्द दोष हमने पढ़ लिया, फिर अर्थ दोष पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट रस दोष। सारे दोष इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके काव्य दोष से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसके उदाहरण हैं रंध्र जाल है देखिए तू, प्रियतन प्रभा विशाल,
चामी कर चपला लख्यो कै मसाल मणिमाल। इसमें जो उदाहरण है उक्त उपयुक्त उदाहरण में प्रिय के तन की प्रभा का उत्कर्ष बतलाने के लिए, उत्कर्ष माने उसकी सुंदरता को बढ़ा करके बताने, उत्कर्ष माने बढ़ोतरी होता है बताने के लिए चामीकर चपला कहकर कै मसाल मणिमाल कह देने से पतत्व प्रकर्ष दोष आ गया, क्योंकि स्वर्ग और विद्या ज्योति के सामने मरणियों की मसाल सर्वथा फीकी है। मतलब अगर जो आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा में छोटे अर्थ वाले, कम अर्थ वाले या उसके विरोध के अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पदत प्रकर्ष दोष होता है। अब आगे है रस दोष। आगे है रस दोष। जहाँ रस की रमणीयता में अपकर्षण हो वहाँ रस दोष होता है। इसके भेद इस प्रकार हैं। स्वशब्द वाच्यत्व रस दोष। स्वशब्द वाच्यत्व रस दोष। जहाँ रस, भाव, विभाव आदि का वर्णन सनाम वर्णित हो वहाँ स्वशब्द वाच्यत्व दोष होता है। अब उदाहरण देखिए। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि शोक नहीं समाय। मनऊ करुरस कट कहीं उत्तरी अवध बजाय। कह रहे हैं कि जहाँ पर रस, भाव, विभाव आदि का वर्णन, आदि चीज़ों का वर्णन सनाम उसके नाम के साथ वर्णित हो वहाँ पर स्व शब्द वाच्यत्व दोष होता है। जैसे यहाँ पर करुण रस नाम दे दिया, करुण रस का सीधे नाम दिया है करुण रस कट कहीं, इसमें रस का नाम ही बता दिया है। और यहाँ है शोक, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है तो इसका नाम दे दिया है, वर्णित कर दिया है। माने जहाँ पर कोई रस हो, कोई भी रस हो, भाव हो, विभाव हो आदि का वर्णन उसके नाम से कर दिया जाए तो वहाँ पर स्व शब्द वाच्यत्व रस दोष होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रस दोष। तो यहाँ पर शोक उसका जो अस्थाई भाव है करुण रस दे दिया है और उसका करुण रस का सीधे नाम दे दिया है और उसका अस्थाई भाव भी दे दिया है शोक। तो यहाँ पर स्व शब्द वाच्यत्व रस दोष होता है। आगे विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, यह सब अर्थ दोष रस दोष में आएगा। विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, जहाँ यह मालूम करना कठिन हो कि विभाव या अनुभाव किस रस का है तब वहाँ विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना रस दोष होता है। माने आप मालूम ना कर पाएँ कि विभाव कौन सा है और अनुभाव कौन सा है, किस रस का है, तो वहाँ पर विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना होता है। आगे है रस पुनरोद्दीप्त दोष। जब किसी रस का उत्कर्ष आकर्ष बताने के लिए उसे बार बार उद्दीप्त किया जाता है तब रस पुनरोद्दीप्त दोष होता है। माने दोबारा, पुनः माने दोबारा, पुनरोद्दीप्त माने दोबारा उसे उद्दीप्त करना या बढ़ाना। किसी रस का उत्कर्ष या आकर्ष बताने के लिए उसे बार बार उसे उद्दीप्त किया जाए तब वहाँ पुनरोक्ति दोष होता है। आगे है परिपथ रसांग परिग्रह रस दोष। परिपथ रसांग परिग्रह दोष, जहाँ प्रस्तुत रस के साथ उसके विरोधी रस की सामग्री का वर्णन कर दिया जाता है वहाँ परिपथ रसांग परिग्रह दोष होता है। जहाँ प्रस्तुत रस के साथ उसके विरोधी रस की सामग्री का वर्णन कर दिया जाता है वहाँ परिपथ रसांग परिग्रह दोष होता है। जैसे श्रृंगार रस के साथ भयानक रस के अंगों का वर्णन, माने जिस रस के साथ उसके विरोधी रस आ जाएंगे
तो वहाँ पर परिपथ रसांग परिग्रह दोष होगा। श्रृंगार रस का विरोधी भयानक रस है, उसके उसके अंग उसके जो प्रकार हैं वो सब आ जाएं, तब वहाँ पर यह होगा, माने विरोधी रस आ जाए। आगे है अकांड प्रथन दोष, जहाँ वर्ण विषय को छोड़कर अवर्णीय या अप्रस्तुत विषय का विस्तार बतलाया जाए, वहाँ पर अकांड प्रथन दोष होता है। वर्ण विषय, जो आप विषय का वर्णन कर रहे हैं जिस विषय का, उसको छोड़कर जो अप्रस्तुत है, जो प्रस्तुत नहीं है, उसका अगर जो वर्णन करेंगे तो वहाँ पर अकांड प्रथन दोष होगा। अकांड प्रथन दोष, जहाँ वर्ण विषय को छोड़कर अवर्णीय या अप्रस्तुत विषय का विस्तार बतला जाए, माने जिसका वर्णन कर रहे हो उसको छोड़कर जो प्रस्तुत नहीं है उसकी विषय को विस्तार के रूप में बताया जाता है, तब वहाँ अकांड प्रथन दोष होता है। आगे है अंग भूत रसाति वृद्धि। अंग भूत रसाति वृद्धि, जहाँ काव्य में प्रधान रस माने अंगी रस का बराबर ध्यान रखने के कारण अन्य किसी रस का अधिक विस्तार के साथ वर्णन कर दिया जाता है। माने जो वहाँ पर जो प्रमुख रस है, जो प्रधान रस है, उसका ध्यान रखने के कारण, माने उसके अर्थ में, उसकी परिभाषा में किसी प्रकार की समस्या ना आए, उसका ध्यान रखने के कारण किसी अन्य रस का अधिक विस्तार के साथ वर्णन कर दिया जाए, वहाँ पर अंग भूत रसाति वृद्धि दोष होता है। जैसे आप श्रृंगार रस का कोई वर्णन कर रहा है तो उसकी पूर्ति के लिए उसके और अन्य कोई रस का बढ़ा चढ़ा के विस्तार से वर्णन कर दिया जाए, तब वहाँ पर अंग भूत रसाति वृद्धि होता है। काव्य में प्रधान रस, जो जिस काव्य का, जैसे श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे तो वहाँ पर श्रृंगार रस प्रधान होगा, तो उसकी परिभाषा को, उसके जो उदाहरण हैं उसकी पुष्टि करने के लिए आप किसी कोई अन्य रस ले लेंगे, जैसे वात्सल्य रस ले लें और उसका विस्तार के साथ वर्णन कर दें, तब वहाँ पर अंग भूत रसाति वृद्धि दोष होता है। आगे है अंगी विस्मृति दोष। अंगी विस्मृति रस दोष, जहाँ आवश्यक प्रसंग उपस्थित होने पर आलंबन और आश्रय को बिल्कुल भुला दिया जाता है। आवश्यक प्रसंग, कोई प्रसंग हो रहा है, कोई आवश्यक प्रसंग उपस्थित हो गया है और आलंबन और आश्रय को बिल्कुल भुला दिया जाए, वहाँ पर अंगी विस्मृति दोष होता है। अंगी विस्मृति दोष से एक की पॉइंट आप इसमें ले लेते हैं कि इसमें विस्मृति का होता है अर्थ भूलना। तो ऐसे आप अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि रस के वर्णन करने का जो मुख्य है वह क्या है, आलंबन और आश्रय। आलंबन और आश्रय के द्वारा ही रस उद्दीप्त होता है और रस चलता है, तो उन्हीं को जो मुख्य हैं उन्हीं को भुला दिया जाए किसी ऐसे प्रसंग के वर्णन करने के लिए, तो वहाँ पर अंगी विस्मृति दोष होता है। भुला दिया जाए, विस्मृति माने भुला देना। आगे है प्रकृति विपर्य दोष। प्रकृति विपर्य दोष, जहाँ देश काल या काल रहेगा, पात्र प्रकृति विपर्य दोष रस दोष, जहाँ काल पात्र आदि का
उलट फेर करके वर्णन किया जाता है। वहाँ प्रकट विपर्य दोष प्रकृति विपर्य दोष होता है। प्रकृति, यहाँ प्रकट की जगह प्रकृति रहेगा, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। जहाँ देश काल पात्र आदि का उलट फेर करके वर्णन किया जाता है, वहाँ प्रकृति विपर्य दोष होता है। जैसे यथा इसमें दिया है, किसी दिव्य देवता या नायक के वर्णन में संयोग इसमें दे रहा है कि जहाँ काल पात्र आदि का उलट फेर करके वर्णन किया जाता है, वहाँ प्रकृति विपर्य दोष होता है। उदाहरण दे रहा है, जैसे किसी दिव्य देवता या नायक के वर्णन में संयोग श्रृंगार रूपी रति भाव का वर्णन, तो संयोग श्रृंगार रूपी रति भाव का वर्णन किया जाए, वहाँ पर प्रकृति विपर्य दोष होता है। जो प्रसिद्ध है, जैसे किसी देवता के बारे में अगर देवता का वर्णन कर रहे हैं, तो आप वहाँ श्रृंगार रस का रति भाव उनके श्रृंगार रस का वर्णन कर दें, तो यहाँ पर प्रकृति विपर्य दोष होगा। या मनुष्य नायक का पर्वत आदि उठाने का वर्णन, किसी मनुष्य से पर्वत उठाने का वर्णन कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर प्रकृति विपर्य दोष होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है शब्द दोष खत्म हो गया। और अब ELT की जो परीक्षा है 6 दिसंबर को होने वाली है, तो उसके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। इसीलिए अब यह निश्चित हो गया है कि परीक्षा होगी। पहले सब लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि क्या पता परीक्षा टले, तो एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जा कर के आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए, और जो बचे दिन हैं उसमें आप अच्छी से तैयारी अपनी करिए। जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करिए और अच्छे से पेपर दीजिए। मैंने पेपर देते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो मुझे लगता है कि आपको वह वीडियो देख लेनी चाहिए, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि आप परीक्षा हॉल में अगर जो हैं तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करेंगे, जिससे आपका समय बचे, पेपर अच्छे से सॉल्व हो। तो वह वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपकी परीक्षा अच्छी जाए। अगर मैंने अपने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि काव्य दोष जितने भी हैं उसका अच्छे से आपको क्लियर कर दें। काव्य दोष को लेके आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, तो आप यह सारे काव्य दोष हैं इसे याद कर लीजिए, क्योंकि काव्य दोष काव्य गुण इन सब से प्रश्न 100% बनते हैं। तो अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं अपने इस चैनल पर हिंदी की सभी परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो डालती हूँ, और ऑथेंटिक बुक से जो प्रसिद्ध बुक है, जिन पुस्तक से प्रश्न बनते हैं उस पुस्तक से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके कामगर सिद्ध हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।